give rise to their daughters. This may be of two types, or reproduction is of two types. One is asexual reproduction, second one is sexual reproduction. Asexual reproduction involves no असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट से डॉटर्स डेवलप होती हैं, और ये जो डॉटर्स हैं बाय मींस ऑफ फिशन, बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और बाय मींस ऑफ बडिंग्स होती हैं, और ये बहुत ज्यादा रैपिड पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाला डेवलपमेंट कहलाता है ब्लास्टोजेनेसिस, और दूसरी तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके द्वारा गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स के यूनियन से डॉटर्स बनती हैं। लैंगिक जनन जो होता है उसमें जो दो अलग अलग तरीके के गैमीट काम में आते हैं वो स्पर्म और ओवा होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जिसकी वजह से डॉटर्स डेवलप होती हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्रोसेस कहलाता है ब्लास्टोजेनेसिस, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। अब डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, तो डेवलपमेंट के दौरान तीन तरह की बेसिक चीजें होती है। वन, इंक्रीज इन द सेल नंबर बाय द सेल डिवीजन, दैट इज बाय मींस ऑफ क्लीवेज। सेकंड प्रोसेस इसमें होती है द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स इनटू टिश्यू, जिसे कि सेल डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू फॉर्मेशन कहते हैं। और थर्ड होती है द अरेंजमेंट ऑफ दीज सेल्स एंड टिश्यू इनटू ऑर्गन्स, दैट इज ऑर्गेनोजेनी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन फॉर्म कहलाती है इसकी, वो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड, और सेकंड स्टेज होती है उसे पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स के अंदर या तो डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, और विद इन द यूट्रस डेवलपमेंट पाया जाता है। तो विद इन द एग शेल और विद इन द यूट्रस होने वाला डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है, और आफ्टर हैचिंग और आफ्टर डिलीवरी जो डेवलपमेंट होता है या जो प्रोग्रेस होती है एडल्ट बनने की प्रक्रिया की, उसको कहा जाता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब ये जो दोनों फेजेस हैं किसी भी मेटाजोन की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और एक चीज होती है जहां पर एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिफर करती है। एम्ब्रियोलॉजी वो पार्ट है जहां पर कि अंडे और उसके यूट्रस के अंदर होने वाला डेवलपमेंट स्टडी किया जाता है, और हैचिंग के बाद एडल्ट बनने तक की प्रक्रिया और उस पर्टिकुलर एनिमल की एजिंग और टिल डेथ होने वाले जितने भी फिजियोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। अब हम जाते हैं, ये है बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहा जाता है, और ब्लास्टोजेनेसिस किसे कहा जाता है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जब तक कि सेल थ्योरी जो कि श्लाइडन एंड श्वान ने नहीं दी थी, शुरू नहीं हुई या अस्तित्व में नहीं आई, उससे पहले की जो हिस्ट्री है जिसने की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की नींव रखी, उसे हम हिस्टोरिकल प्रीव्यू के अंदर देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि मिस्र की जो सिविलाइजेशन है वो अपने समय में उस सिविलाइजेशन में अबॉर्शन और उसके अलावा प्रेगनेंसी किस तरह से की जाए उसकी प्रक्रियाएं उनको पता थी। सुश्रुत संहिता जो कि इंडियन मेडिकल बुक है जो पुराने जमाने की, उसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन पूरी अच्छी तरह से किया गया है। एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति जो है वो वेट टिश्यू या नम ऊतकों द्वारा होती है। एपिडोक्लस ने बताया कि आंशिक रूप से नर और आंशिक रूप से मादा एक भ्रूण की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट फिर आता है अरस्तु, और अरस्तु जो थे उन्होंने उनके अनुसार उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे कि डिजेनरेशन एनिमेलिया कहा जाता है। उसका टाइटल था, इन्होंने मुर्गी और अनेक प्राणियों के परिवर्तन का अध्ययन किया। अरस्तु को फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार एग जो है वो सबसे पहले जब अस्तित्व में आता है तो वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू होता है, जो कि बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे ये एडल्ट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अरस्तु से संबंधित सिद्धांत को विलियम हार्वे ने एक्स ओवा ओमनिया के अंदर दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी एनिमल की उत्पत्ति जो है वो अंडे से होती है, सजीव प्राणियों की उत्पत्ति ओवा से होती है। परिवर्तन के काफी सारे सिद्धांत जो थे वो हिस्ट्री के अंदर दिए गए, और सबसे पहले अस्तित्व में आती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो कहती है कि एम्ब्रियो के अंडे के अंदर या जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर एडल्ट से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और ये इंफॉर्मेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट धीरे धीरे अस्तित्व में आती है, और एग्जैक्टली एडल्ट अपने पिता की तरह दिखने लगते हैं एम्ब्रियो। अब ये जो साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार प्री फॉर्मेशन होता है या पूर्व में ही सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, इस हिसाब से इन साइंटिस्ट को या इन थिंकर्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। कुछ साइंटिस्ट ओविस्ट कहलाए, और ओविस्ट का मानना था कि अंडा है, ओवम है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडल्ट से संबंधित अपने अंदर रखता है, और जैसे जैसे अंडा डिफरेंशिएट होता जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक अस्तित्व में चली आती है। ओविस्ट साइंटिस्ट जो थे उनके अंदर मेनली मेल पिगी, स्पेलेंजानी, बॉनेट, हेलर और स्वामर्डम आते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट का अलग ग्रुप था जो कि मानता है कि स्पर्म वो हिस्सा है जिसके अंदर एनिमल के एडल्ट प्रारूप की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने कि स्पर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन का होना बताया वो कहलाते हैं स्पर्मिस्ट, और इनमें मेनली आते हैं ल्यूवेनहॉक और हार्टसॉकर। इसके बाद फिर एक थ्योरी आती है जो कि एपिजेनेसिस कहलाती है, और एपिजेनेसिस की थ्योरी जो है वो उस सिद्धांत पर बेस्ड थी कि स्पर्म और न ही ओवम में पहले से एडल्ट बनने की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं होता, जबकि धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो उनको एडल्ट में रूपांतरित करते हैं। एपिजेनेसिस की जो थ्योरी थी, उस प्री फॉर्मेशन की जो थ्योरी थी उसको उस उसका विरोध करने हेतु अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए, और उन्होंने एपिजेनेसिस की थ्योरी को प्रतिपादित किया। उसमें सबसे पहले सेंट हेलेरी थे, और सेंट हेलेरी ने मुर्गी का अंडा लिया, और अंडा लेने के बाद उसको चारों तरफ से मोम से ढक दिया, जिसकी वजह से शेल पर पाए जाने वाले पोर्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए, जिसके कारण डेवलपमेंट में एक तरह की रुकावट आई और एबनॉर्मल एम्ब्रियो देखने को मिला। कार्ल वॉन बेयर ने डेवलपमेंट ऑफ एग स्टडी किया और पाया कि अंडे के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या डेवलपमेंट के दौरान होता है, और बेयर के का जो फंक्शन था वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के अंदर पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड हुआ। उसके बाद विलियम हार्वे आते हैं, और विलियम हार्वे ने एपिजेनेसिस वर्ड दिया, और उनके अनुसार भ्रूण का निर्माण जो होता है वो नर और मादा युग्मकों के संलयन से होता है, जिसकी वजह से जो एडल्ट बनता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। रेंडियर ग्राफ ने इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने ओवरी के सेक्शंस को स्टडी किया, और सबसे पहले उन्होंने बताया कि ओवरी के अंदर पाई जाने वाली लिक्विड फिल्ड राउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अंडे होते हैं। लेटर ऑन इसके बारे में पता चला कि ये वास्तव में फॉलिकल थे, एग्जैक्टली अंडा नहीं था, वो ग्रेफियन फॉलिकल्स थी।
उसके बाद फिर वॉल्फ ने वर्क किया जो कि एपिजेनेसिस के स्ट्रांगली मानते थे। इन्होंने चिक एम्ब्रियो को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि चिक एम्ब्रियो के अंदर कोई भी प्री फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, कोई छोटा प्रतिरूप उसमें नहीं पाया जाता है। जब डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो धीरे धीरे सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर चेंज होता जाता है। इसके बाद थ्योरी आती है बेयर्स लॉ। बेयर्स को कहा जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और इन्होंने तीन रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे 1828 के अंदर, एपिस्टल, कमेंटर एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। और इन सारे के सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर इन्होंने जर्म लेयर थ्योरी, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स के एग का डेवलपमेंट और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया और उसके बारे में अपने व्यूज दिए। बेयर्स का जो लॉ था वो ये कहता है कि डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बहुत सिंपल कैरेक्टर प्रदर्शित होते हैं और ये धीरे 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 आगे बढ़कर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स के अंदर चेंज होते जाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सबसे लास्ट में अपीयर होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स के एम्ब्रियो उनके एडल्ट की तुलना में अपने एक दूसरे से काफी सारी रिजेम्बलेंस रखते हैं और एक हायर फाइलोजेनी के अंदर हायर स्टेज रखने वाला एनिमल अपने डेवलपमेंट के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो कि लोअर फाइलम के एनिमल से मिलती जुलती होती है। तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बेयर्स को कहा जाता है और इनके इस हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए इसके बाद आता है हेकल। हेकल ने जो है वो पूरी की पूरी तरह से बेयर्स के लॉ को स्टडी किया और अपनी थ्योरी दी जो कि 1868 के अंदर दी गई थी और इट्स जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेयर्स लॉ। इनके अनुसार ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल प्रावस्थाएं अपने उद्विकास को शो करती हैं या उनका डेवलपमेंट पुराने उसमें किस इवोल्यूशन के दौरान किस तरह से हुआ होगा उसको शो करती हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो फ्रॉग का एम्ब्रियो जो है, अगर हम जाइगोट को लेते हैं तो जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटोजोआ के साथ इसकी रिजेम्बलेंस शो करता है। इसके बाद आफ्टर क्लीवेज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो मोरुला बनता है वो मोरुला एक तरह से पॉरीफेरेंस यानी कि मल्टी सेलुलर पॉरीफेरेंस से रिजेम्बल करेगा। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग जो कि 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है वो सिरेंट्रेट्स के साथ रिजेम्बल करता है। इसके बाद डेडपोल लार्वा फ्रॉग का वो काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स लिए हुए होता है जिससे कि हम उसको फिश के साथ जोड़ सकते हैं। और उसके बाद एडल्ट। तो जिस तरह से ये डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान देखा जा रहा है फ्रॉग के कि वो प्रोटोजोआ से रिजेम्बल कर रहा है, उसके बाद वो पॉरीफेरन से रिजेम्बल कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे सिलेंट्रेटा और हायर फाइला के साथ मिलता जुलता दिखता है। तो हेकल की ये थ्योरी कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी बेयर्स के लॉ को पूरी तरह से सपोर्ट करती है कि जिसमें सिंपलेस्ट कैरेक्टर सबसे पहले डेवलप होते हैं और ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स अस्तित्व में आते हैं और स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन सबसे लास्ट में होता है। इसके बाद आती है विजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी और अगस्ट विजमैन ने 1914 के अंदर इस थ्योरी को दिया था और इस थ्योरी के अनुसार किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। वन इज सोमेटिक सेल्स और सेकंड वन इज जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स एक तरह से सारे वेजिटेटिव फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि जर्म सेल्स से इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। और इन्होंने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स देख के करके कहा कि एस्केरिस के अंदर अगर प्रिमिटिव जर्म सेल्स सेकंड क्लीवेज के बाद सेपरेट हो जाती है तो फिर
विभाजन की प्रक्रिया जो है वो दूसरी कोशिकाओं से काफी सारी भिन्न हो जाती है। सोमेटिक सेल्स के अंदर किसी भी तरह के किस डिटर्मिनेंट्स नहीं पाए जाते, इनमें विभाजन नॉर्मल चलता रहता है। सोमेटिक सोमेटोप्लाज्म या सोमेटिक सेल्स प्राणी की एनिमल की डेथ के साथ खत्म हो जाती है, जबकि जर्म सेल्स या जर्म प्लाज्म जो है वो एक एनिमल से उनकी डॉटर्स के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। आफ्टर दैट मोज़ेक थ्योरी आई, जिसमें कि विलियम रॉक्स ने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने 1888 में मेंडल फ्रॉग के एग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और इनमें से जब वो 2 सेल स्टेज के अंदर होता है, तब क्लीवेज के अंदर जब पहली 2 ब्लास्टोमियास बनती है, उनमें से एक ब्लास्टोमियास को उन्होंने हटा दिया बाय मीन्स ऑफ गरम सुई जो है उसकी वजह उसकी तरह। तो इन्होंने देखा कि जो सेल जिसे कि नष्ट नहीं किया गया था, वो सेल जो है वो उसकी वजह से या उसका डेवलपमेंट नॉर्मल प्रोसीड होता है, लेकिन हाफ ब्लास्टुला हाफ गैस्ट्रुला और एबनॉर्मल एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जैसे जैसे क्लीवेज होता जाता है, निषेचन के बाद बायलैटरल सिमेट्री जो है बायलैटरल सिमेट्री निर्धारित हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाता है और ब्लास्टुला एक मोज़ेक के समान हो जाता है। इसके अनुसार परिवर्धन के दौरान कोशिकाओं में बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है, और ब्लास्टुला के दौरान जो सेल्स हैं वो अंगों के निर्माण के लिए डिफरेंट एरियाज के अंदर लोकेट हो जाती हैं, जिससे कि एक मोज़ेक में ब्लास्टुला चेंज हो जाता है। उसके बाद थ्योरी आती है जो कि हेनरिच ने दी थी, और हेनरिच की थ्योरी मोज़ेक थ्योरी थी। इनके इस थ्योरी के बेसिक जो प्रोपोजिशंस हैं वो ये कि सी अर्चिन के एग पर हेनरिच ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि प्रत्येक कोशिका कैपेबल होती है, प्रत्येक every blastomere is capable to transform into a normal embryo. इन्होंने 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर स्टेज को लिया और उसके बाद एक सेल को अलग कर दिया, दोनों सेल्स को, दोनों ब्लास्टोमियर्स को अलग कर दिया। उन्होंने दोनों ब्लास्टोमियर्स से एक नॉर्मल एम्ब्रियो गेन किया। तो उन्होंने देखा कि टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं ब्लास्टोमियर्स यहाँ पर, और ये जो सेल्स हैं ये सेल्स कैपेबल होती हैं एक नए एम्ब्रियो बनाने के लिए। बोवेरी ने फिर हिस्टोरिकली नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसे कि ग्रेडियंट थ्योरी कहते हैं, जो कि टी बोवेरी ने 1910 में दी थी, और इनके अनुसार एक तरह का ग्रेडियंट पाया जाता है, एक तरह का साइटोप्लाज्म के अंदर, एग के साइटोप्लाज्म में एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल की तरफ पाया जाता है। ये जो ग्रेडियंट है ये मेटाबॉलिक ग्रेडियंट होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन या मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्डेसियस ने 2 तरह के ग्रेडियंट बताए। एक ग्रेडियंट एनिमल ग्रेडियंट होता है जो कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ चलता है, और दूसरा ग्रेडियंट वेजिटल ग्रेडियंट होता है जो कि वेजिटल पोल से एनिमल पोल की तरफ होता है। इसके बाद एमसी चाइल्ड ने ग्रेडियंट थ्योरी को मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी के रूप में दिया, और उन्होंने बताया कि दोनों पोल्स के अंदर ओवम के साइटोप्लाज्म में एनिमल पोल और वेजिटल पोल पर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो दोनों के अंदर अलग अलग होती है। एनिमल पोल पर पाई जाने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की रेट ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू वेजिटल पोल, जिसकी वजह से इनके बीच में मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो जोसेफसन थे, उन जोसेफसन ने एनिमल ग्रेडियंट फैक्टर और वेजिटल ग्रेडियंट फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया सी अर्चिन के एग से। एक तरह से एनिमल पोल की तरफ जो एक्टिव पोल होता है उसमें ट्रिप्टोफेन लाइक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि वेजिटल एक्सियल ग्रेडियंट की तरफ पाया जाता है केमिकली
न्यूक्लियोटाइड। एक्टिव एनिमल पोल पर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की रेट बहुत एक्सेलरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड्स, जबकि एनिमल पोल पर जहां पर कि न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस की स्पीड को रोकने का काम करते हैं। इसकी वजह से एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों तरफ होने वाला प्रोटीन सिंथेसिस की रेट अलग अलग होती है। इन फैक्टर्स को जो कि रेगुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल पोल और वेजिटल पोल, उन्हें मॉर्फोजन का नाम दिया गया। इसके बाद आता है लास्ट थ्योरी, और ये स्पीमेन थ्योरी कहलाती है। स्पीमेन ने 1980 के अंदर 1901 में इस थ्योरी को दिया था और इन्होंने फ्रॉग के एग पर एक्सपेरिमेंट किया। इनके अनुसार भ्रूण में पाया जाने वाला एक टिश्यू अपने पास पाए जाने वाले दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू को स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूसर टिश्यू कहलाया इंड्यूसर, और द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंड्यूसर टू अनदर सेट ऑफ टिश्यू इज नोन एज रेस्पॉन्सिव टिश्यू। इस क्रिया को या दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और इवोकेशन। इस रिसर्च के लिए स्पीमेन को 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया। स्पीमेन ने वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर लेंस के डेवलपमेंट के दौरान इस तरह की इंडक्शन वाली प्रोसेस को देखा। उन्होंने देखा कि आईज के अंदर रेटिना और लेंस दोनों अलग अलग एरिया से डेवलप होते हैं। रेटिना जो है वो एंटीरियर ब्रेन की न्यूरल प्लेट से आती है, जबकि लेंस जो है वो हेड एपिडर्मिस से डेवलप होता है। जब न्यूरल प्लेट फोल्ड होकर ब्रेन फॉर्म करती है तो एपिडर्मिस जो है वो ब्रेन टिश्यू के बल्जेस के कांटेक्ट में आती है, जो कि ऑप्टिक कप का निर्माण करते हैं। स्पीमेन ने कहा कि एपिडर्मिस में लेंस के फॉर्मेशन हेतु कॉम्पिटेंस पाया जाता है, लेकिन एपिडर्मिस और ब्रेन टिश्यू के उभार के मध्य किसी भी तरह का संपर्क नहीं होता, सामान्य लेंस का निर्माण नहीं हो पाता है। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक कर्व एपिडर्मिस को लेंस फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करता है। ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर थर्ड, फर्स्ट ईयर, पेपर थर्ड, फर्स्ट यूनिट। थैंक यू।